गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल की सीरीज चल रही है, तो आज हम प्रॉपर्टीज शुरू करने वाले हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले हम एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक रेडियस होती क्या है? मान लो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं भाई। इस न्यूक्लियस से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये देखो भी, ये इनर सेल है और ये आउटर मोस्ट सेल है, इसे हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। अब आपको पता है कि आइसोलेटेड अगर कोई एटम है, एटम का साइज बहुत छोटा होता है, तो आइसोलेटेड एटम की हम रेडियस मेजर नहीं कर सकते। तो वो या बॉन्डेड स्टेट में होगा तभी हम उसकी रेडियस है वो मेजर कर पाएंगे। तो वो बॉन्ड कौन सा होता है? अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसकी कोवलेंट रेडियस मेजर करेंगे। अगर उसके अंदर कोई मेटालिक बॉन्ड है तो हम उसकी मेटालिक रेडियस मेजर करेंगे। अगर उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, वंडरवाल अट्रैक्शन है जैसे नोबल गैस है, तो उसमें हम क्या करेंगे? वंडरवाल रेडियस मेजर करेंगे। तो मतलब हम तीन तरह की रेडियस करने वाले हैं। पहली कौन सी हो गई? कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के बीच में होगी ये कौन सी होगी? मेटालिक रेडियस, मेटल के केस में करते हैं। और वंडरवाल रेडियस दो केस में करते हैं भाई। या तो मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में वंडरवाल अट्रैक्शन लग रही हो तो उनके लिए निकालते हैं, और या फिर हम नोबल गैस के केस में करते हैं। तो पहले बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। हाँ, कोवेलेंट रेडियस होती क्या है? कोवेलेंट के केस में भी हम दो केस कंसीडर करेंगे। एक होगा फॉर होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और दूसरा होगा फॉर हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर का मतलब है जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2 बन गया, तो दोनों एटम क्या है? सेम है, तो होमोन्यूक्लियर हो गया। और जैसे हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा, दोनों एटम क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, तो वो किस में आ जाएगा? हेटेरोन्यूक्लियर में। यानी दोनों एटम है, बॉन्डेड एटम है, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है, वो सेम है तो होमोन्यूक्लियर हो गया। और दोनों कोवेलेंटली बॉन्डेड जो एटम है वो डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा? हेटेरोन्यूक्लियर हो जाएगा। तो होमोन्यूक्लियर की बात करते हैं। मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? पेनिट्रेशन से बनता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? दो एटम का पेनिट्रेट करेगा तब जाके कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो दोनों एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या कर रहा है? पेनिट्रेट कर रहा है, और ये दोनों के न्यूक्लियस बना दिए मैंने। ठीक है, मैंने इसको ए माना है और इसको भी ए माना है, यानी दोनों क्या है? जो एटम है वो सेम है। ठीक है, अब दोनों के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और बॉन्ड लेंथ को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं भाई। अब होमोन्यूक्लियर है, हमें बॉन्ड लेंथ पता चल गया, और हमें इसकी क्या निकालनी हो? रेडियस निकालनी हो। कौन सी रेडियस निकालनी है? हमें कोवेलेंट रेडियस निकालनी है। तो सिंपल है भाई, डिस्टेंस को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगी? आपकी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी। यानी कोवेलेंट रेडियस इसकी क्या होगी? ये वाली होगी। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वो कोवेलेंट रेडियस है। सिंपल है, बॉन्ड लेंथ को आपको 2 से डिवाइड करना है। अब केस आता है हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल का। हेटेरो में क्या होगा? एक का साइज मान लो छोटा है, दूसरे का साइज क्या है? बड़ा है। तो दोनों के केस में क्या होगा? इसका न्यूक्लियस मैंने ये माना, इसका न्यूक्लियस मैंने ये माना। थोड़ा बड़ा बना देता हूं भाई इसको मैं। मान लो एक ये एटम है और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये वाला एटम हो जाएगा। अब इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, और दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है, अब
अगर सेम साइज होता तो हम आराम से निकाल लेते कि डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ क्या होगी। अब अगर साइज डिफरेंट है तो इनकी बॉन्ड लेंथ कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक स्टीवेंसन शूमेकर जो साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने फॉर्मूला दिया है। दो साइंटिस्ट थे भी, एक स्टीवेंसन और शूमेकर, इन्होंने मिलकर फॉर्मूला दिया है जिन्हें क्या कहते हैं? स्टीवेंसन शूमेकर फॉर्मूला। ठीक है, इसे हम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या था? ए एंड ए के बीच के था। ये तो मैं इसको यहां लिख दूं डिस्टेंस ए। तो ये डिस्टेंस किसके बीच का है? डिस्टेंस ए और बी के बीच का, ये वाला डिस्टेंस। अब इसको कैसे निकालूंगा मैं? रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी दोनों को जोड़ दिया और माइनस क्या कर दूंगा? माइनस करूंगा 0.09 डेल एक्स। ये रेडियस ए की रेडियस है, ये बी की रेडियस है, और ये डेल एक्स क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी। डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और ये बात ध्यान रखनी है कि आपको ये जो डिफरेंस लेना है ए की और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो पॉजिटिव होना चाहिए। यानी लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से जो स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है उसको माइनस करना है आपको। कम वाले से ज्यादा को मत करके माइनस में मत ले आना। ठीक है, अब इसमें भी हेटेरो न्यूक्लियर होता है, उसमें भी दो केस बनते हैं अभी। इसमें अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, कई केस ऐसे भी आते हैं जिनकी अप्रोक्सीमेट लगभग इक्वल होती है, और कईयों की क्या होती है? डिफरेंट होती है। सेम होगी तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सेम होगी तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? आर ए प्लस आर बी रह जाएगा। डिफरेंट होगी तो ये लग ही जाएगा फॉर्मूला। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेटेलिक और वंडरवाल थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, तो मैं उठा रहा हूं इसको। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया कि अब इसको मैं एक और कह सकता हूं। मान लो आपको रेडियस न देकर, यहां जैसे रेडियस ए की दे दी, यहां रेडियस बी की दे दी, रेडियस न देकर उन्होंने क्या किया? ए की बॉन्ड लेंथ दे दी और बी की बॉन्ड लेंथ दे दी, और आपसे पूछ लिया कि ए बी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो कैसे निकालोगे आप? तो आपको क्या करना है? इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कि जैसे इसका डिस्टेंस दे दिया ए का, तो आपको पता ही है, अभी तो यहां तो बताया था रेडियस निकालने का तरीका। अगर डिस्टेंस ए का दिया हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रेडियस आ जाएगी, आर ए आ जाएगा। अगर डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ है, ये डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, इसको बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं, तो बॉन्ड लेंथ आपको बी की दे रखी है, तो बी की बॉन्ड लेंथ ये होगी, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो रेडियस ऑफ बी आ जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 0.09 डेल एक्स, बाकी सेम रहना आपको। यानी इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। अगर रेडियस नहीं देकर बॉन्ड लेंथ गिवन हो तो बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड करो तो रेडियस आ जाएगी, और फिर उसको क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे और ये जोड़ दोगे। हाँ, अब देखो भी क्या हुआ, इसका एग्जांपल कहते हैं। मान लो हमें दे दिया, हमें ये क्वेश्चन दिया है कि इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, मैं BL से लिख रहा हूं बॉन्ड लेंथ को, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ, दिखाई दे रहा होगा ये, यहां लिख देता हूं, इफ bond length of HCl is 1.74 angstrom, ठीक है, and radius of hydrogen is 0.74 angstrom, then calculate radius of calorie। आपको रेडियस निकालनी है क्लोरीन की, कैसे निकालोगे? इस फॉर्मूला की हेल्प से निकालनी है आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होनी चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, किसकी? हाइड्रोजन की। यानी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो 2.1 होती है, और क्लोरीन के लिए जो वैल्यू होती है वो 3 होती है। ठीक है, अब तो हमें लगभग पता चल ही गया। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू लिख लो। बॉन्ड लेंथ HCl की दे रखी है, मतलब DAB गिवन है, तो मैं DAB गिवन है तो यहां पर लिख सकता हूं, ये क्या हो गया? 1.74 हो गया। अब
इनमें से दो में से एक की रेडियस दे रखी है, हाइड्रोजन की दे रखी है, मैंने हाइड्रोजन की रेडियस यहां पर लिख दी 0.74। दूसरे की निकालनी है तो मैंने जैसे 8Cl की निकालनी है तो मैंने 8Cl लिख दिया। माइनस में मैं क्या करूंगा, 0.09 है, और यहां पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, इसकी 3 है, इसकी 2.1 है, 3 माइनस 2.1 आएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0.9 हो जाएगा। उल्टा मत कर देना, 2.1 में से 3 माइनस मत करना, माइनस में नहीं लेके आनी, ये पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू। क्या हो गया, 0.9 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, RCl की वैल्यू आ जाएगी। ये तो कैलकुलेशन है, कर लोगे आसानी से। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर हमें बॉन्ड लेंथ पता हो, रेडियस पता हो किसी एक की, तो दूसरे की रेडियस हम आसानी से निकाल सकते हैं। या फिर हमें दोनों की रेडियस पता हो, दोनों की रेडियस पता हो तो हमें उसकी क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। और जो बॉन्ड लेंथ आई है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस आ जाएगी हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल के लिए। ठीक था, तो ये था कि कोवेलेंट रेडियस हम कैसे निकालते हैं। दूसरी बात करते हैं हम मेटालिक रेडियस। नोट कर लिया होगा आपने, मैं हटा रहा हूं इसको। मेटालिक रेडियस। अब मेटालिक रेडियस में हमें क्या देखना है कि आपको पता है कि जैसे आपने एग्जांपल आयरन देखा है या फिर कॉपर देखा है, तो उसमें देखा होगा, या सोडियम आपके लैब में होता है, तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे सोडियम के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जैसे आपने मॉडल पढ़ा होगा, तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी इनके इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से बहुत सारे एटम जुड़े हुए होते हैं। तो मैं इसको ये मानता हूं कि मान लो ये एक मेटल है, मेटल एटम है, इससे दूसरा मेटल एटम इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने वहां पे क्या कहा था, जब कोवेलेंट रेडियस करवा रहा था तो पेनिट्रेट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। कोवेलेंट में क्या करता है, पेनिट्रेट करता है, बट मेटेलिक लैटिस में क्या करता है, जस्ट एटम है, उनकी बाउंड्री क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन नहीं हो रही, जस्ट क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इस तरह से है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस यानी मेटेलिक लैटिस के अंदर दो मेटल एटम है, इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। ठीक है, यानी मेटेलिक रेडियस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 मेटेलिक एटम इन मेटल लैटिस इज नोन एज मेटेलिक रेडियस। ठीक है, इसको नोट कर लेना भी डेफिनेशन को। अब देखो इसको मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस है आपका, वो है d, तो मेटेलिक रेडियस क्या आ जाएगी, मैं मेटेलिक रेडियस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, rm से रिप्रेजेंट करूंगा, तो d/2 क्या आ जाएगी, मेटेलिक रेडियस आ जाएगी। अब देखो दो तरह की रेडियस होती है, एक एक्चुअल रेडियस, जैसे ये हमारा एटम था कोवेलेंटली बॉन्डेड था, तो इसमें जो एक्चुअल रेडियस आएगी वो कहां से, ये न्यूक्लियस है मान लो, न्यूक्लियस के यहां से यहां तक जो रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस है, और हमने यहां से यहां तक जो एक्चुअल रेडियस है ये RA है, एक्चुअल मान लिया मैंने। और कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के लिए रेडियस हमने क्या निकाली, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब यहां तक है एक्चुअल, यहां तक है, यहां से यहां तक एक्चुअल है, और यहां से यहां तक क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। तो हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड के केस में R एक्चुअल होती है वो RC से ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब सिंगल एटम की हम क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती। बट बॉन्डेड की तो हम बाउंड्री मान लेते हैं ना, कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो एक्चुअल की है वो कोवेलेंट से ज्यादा होती है, और इसमें देखो बाउंड्री जस्ट टच कर रही है, तो मतलब इसका हाफ लेंगे तो ये लगभग Rm है वो RA के इक्वल होगी, यानी एक्चुअल और मेटेलिक रेडियस है वो इक्वल होगी, क्योंकि बाउंड्री जस्ट टच कर रही है। ठीक है, अब मेटेलिक रेडियस है वो डिपेंड करती है मेटल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर मेटल की पैकिंग एफिशिएंसी यानी टाइटली पैक्ड है तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होगी, कम होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो पैकिंग एफिशिएंसी के, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी को मैं
पीई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये पैकिंग एफिशिएंसी है। पैकिंग एफिशिएंसी के जो रेडियस है मेटालिक वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और एक बात और है, जितनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। यानी टाइटली जितना पैक है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। यानी हम उसके भी तो क्या होगी, पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के भी क्या हो जाएगी, जो मेटेलिक रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मेटालिक रेडियस। लिख लेना भी डेफिनेशन इसकी। हम कैसे डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, डेफिनेशन में हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ मेटल एटम इन मेटालिक लेटिस, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा क्यों, टाइम ज्यादा लग जाएगा, लेक्चर थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा। यहां तक सबने नोट कर लिया होगा। ये हो गई आपकी क्या हो गई, मेटालिक रेडियस। इसके बाद में बात करते हैं वांडर वॉल रेडियस। अब वांडर वॉल रेडियस है वो दो केस में कंसीडर करते हैं। एक तो मॉलिक्यूल के केस में कंसीडर करते हैं भाई, इसमें वांडर वॉल अट्रैक्शन होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, और फिर उनकी रेडियस निकालें तो वो वांडर वॉल रेडियस होगी। या फिर नोबल गैस के केस में कंसीडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है नोबल गैस कोई बॉन्ड नहीं बना रही, तो बॉन्ड नहीं बना रही तो हम क्या करेंगे, पहली बात है उनको सॉलिड फॉर्म में लाएंगे। गैसियस फॉर्म में हम वांडर वॉल रेडियस नहीं निकाल सकते, ठीक है। गैसियस में एक एटम यहां पर है तो दूसरा एटम यहां होगा, क्या रेडियस निकालेंगे हम, पहले क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। टेम्परेचर कम करेंगे जब दोनों एटम पास पास आएंगे, फिर बाद में उनकी हम रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल के केस में कैसे कंसीडर करेंगे भी, पहले ये देखो। मान लो कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये Cl2 है, ये Cl है, ये Cl है, दोनों ने मिलकर Cl2 बना दिया। और ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और है। मॉलिक्यूल तो बहुत सारे होंगे ना जब क्लोरीन गैस है, तो वहां पे ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या होगी, कौन सी अट्रैक्शन होगी, वांडर वॉल अट्रैक्शन होगी भाई। वांडर वॉल अट्रैक्शन तो आप पढ़ ही चुके हो। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा ज्यादा गैप दे दिया, ये दोनों के क्या आएंगे, पास आएंगे। अब इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, वांडर वॉल रेडियस आ जाएगी, जिसे मैं RV से डिनोट कर रहा हूं। क्या होगी वांडर वॉल रेडियस, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ 2 एटम ऑफ नेबर मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट इज नोन एज वांडर वॉल रेडियस। नोट कर लेना भी ये, तो ये वांडर वॉल रेडियस होगी। अब आपने देख लिया मेटेलिक रेडियस, वांडर वॉल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। अब तीनों का हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी रेडियस बड़ी होगी। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो हमने पहले की थी बात कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पेनिट्रेट कर रहा था, ठीक है। ये क्या है, RC है। और इसमें क्या है, ये वाला RM थी इनकी जो मेटेलिक रेडियस थी, डिस्टेंस का जो हाफ था। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक ये वाली बात है कि मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पेनिट्रेट कर गया, कोवेलेंट रेडियस आ गई। दूसरा क्या हुआ, जस्ट टच कर रहा है, मेटेलिक रेडियस होगी इस केस में। और वांडर वॉल में क्या होगा, थोड़ा वीक अट्रैक्शन है, वीक अट्रैक्शन है, थोड़ी दूरी होगी इनमें, तो इस केस में निकालेंगे वांडर वॉल अट्रैक्शन। सीधी सी बात है, कोवेलेंट पेनिट्रेट किया, टच किया मेटेलिक, और वांडर वॉल थोड़ा सा दूर, तो जाहिर सी बात है कौन सी रेडियस बड़ी होगी, तो वांडर वॉल रेडियस क्या होगी, RV सबसे बड़ी होगी। इसके बाद में क्या होगा, मेटेलिक रेडियस आएगी। और क्योंकि कोवेलेंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पेनिट्रेट कर रहे हैं तो सबसे छोटी कौन सी होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। ये थी तीनों रेडियस का कंपैरिजन। अब कह रहे हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग रेडियस। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, पहला आता है जेड इफेक्टिव। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट और स्लेटर रूल करवाया था, और उसमें मैंने जेड इफेक्टिव निकालना सिखाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लेना।
तो रेडियस क्या होगी। अब एक बात देखो कि आप पीरियड में इधर की तरफ जाते हो तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जाता है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगी आउटर इलेक्ट्रॉन पर। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, जेड इफेक्टिव यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या होगा, घटेगा। तो यानी जेड इफेक्टिव के जो साइज है या रेडियस है वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है। और दूसरा, नंबर ऑफ सेल यानी n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो साइज भी या रेडियस भी बढ़ेगी। मैं साइज लिख रहा हूं, रेडियस भी सेम ही चीज है भाई। हाँ, तो नीचे की तरफ जाते हैं ग्रुप में तो क्या होती है, आपको पता है सेल बढ़ती जाती है। जैसे पहले फर्स्ट सेल आएगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है जैसे फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में क्या आ जाएगी, सेकंड सेल, फिर थर्ड सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है, सेल बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा कौन सा फैक्टर होता है, तीसरा फैक्टर होता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब एक बात देखो, मैंने शील्डिंग लास्ट लेक्चर में करवाया था, दो तरह की होती है, एक पुअर शील्डिंग होती है और एक इफेक्टिव शील्डिंग होती है। अगर शील्डिंग पुअर है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, ये वाली पुअर शील्डिंग है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन बताया मैंने। ठीक है, शील्डिंग पुअर है तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, जिससे साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी मैं ये लिख सकता हूं, अगर शील्डिंग क्या है, वीक है, तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई है। और अगर शील्डिंग स्ट्रांग है तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एरो मैंने नीचे की तरफ दिया, डिक्रीज को दिखा रहा है, एरो ऊपर की तरफ है तो इंक्रीज को शो कर रहा है। तो ये तीन मेन फैक्टर है जो रेडियस को अफेक्ट कर रहे हैं, नोट कर लो। पीरियोडिसिटी ऑफ रेडियस, या फिर ऐसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। क्या ट्रेंड है, पहला बात करते हैं हम पीरियड की, अक्रॉस द पीरियड। अब पीरियड में क्या होगा, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो आपको पता है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा। पीरियड में क्या होगा, जेड इफेक्टिव है, इंक्रीज हो रहा है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी आप इधर की तरफ जाओगे तो जेड इफेक्टिव यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं लिथियम है, जैसे अंदर वाली सेल भरी हुई है, लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम में बाहर वाली सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, टोटल तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। अब बेरिलियम आ गया, बेरिलियम में क्या होगा, सेम सेल में ही ऐड होगा, अब 4 प्रोटॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, अट्रैक्शन बढ़ गया। इसी तरह क्या होगा, बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा। यानी इधर की तरफ जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रही है, रेडियस घटती जा रही है। अब डाउन द ग्रुप आओ, डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या होगा, एन की वैल्यू, एन क्या है, नंबर ऑफ सेल है, वो इंक्रीज होगी। यानी डाउन द ग्रुप मैंने बताया था कि जेड इफेक्टिव होता है वो कांस्टेंट रहता है, तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एन की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे पहली सेल है फिर दूसरी सेल आ गई तो जाहिर सी बात है ये साइज था, यहां से ये हो गया, इंक्रीज होता जाएगा। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम करने वाले हैं कुछ एक्सेप्शंस। ठीक है,
तो यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। और आपको पता है एक्सेप्शन के बिना इनऑर्गेनिक अधूरी है, और एक्सेप्शन से ही क्या आते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक्सेप्शन है, मैंने कहा कि पीरियड में इधर की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है। हमने क्या कहा था, पीरियड में इधर की तरफ जाते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, बट आपको पता है कि नोबल गैस का जो साइज होता है बाकी सभी से क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे मैं पहले पीरियड के एटम लिख रहा हूं, सेकंड पीरियड के, लिथियम है, लिथियम के बाद में क्या आता है आपका, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद में क्या आता है, नियोन आता है। तो मैंने कहा इधर की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इस तरह से डिक्रीज होता जाना चाहिए, ट्रेंड ये होना चाहिए, है ना, बट ऐसा नहीं होता। नियोन का साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यहां आएगा, यानी एक्चुअल जो ट्रेंड है वो ये होता है, लिथियम आएगा, फिर पहले नियोन आएगा, फिर लिथियम आएगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी ये होगा साइज का जो ऑर्डर है। तो अब आप कहोगे ये क्यों जी, क्योंकि हमें पता है कि नोबल गैस के केस में हम वैन डर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं, और आपको यह भी पता है कि वैन डर वाल रेडियस होती है वो बाकी सभी से बड़ी होती है। हमने किया था ना, आर वी ग्रेटर देन क्या होती है, आर एम, और आर एम किससे ग्रेटर देन होती है, आर सी से। वैन डर वाल मेटेलिक से, मेटेलिक कोवेलेंट से बड़ी होती है, तो वैन डर वाल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए नियोन का साइज क्या हो गया, सबसे बड़ा हो गया। तो अब देखो सबसे छोटा साइज किसका होगा, जाहिर सी बात है हेलोजेंस का साइज होता है वो पीरियड में सबसे छोटा होता है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन था, क्या लिख लेना, द साइज ऑफ नोबल गैस इज हाईएस्ट ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, आप लिख लोगे। सेकंड है, सेकंड एक्सेप्शन क्या आता है भाई, सेकंड एक्सेप्शन ये आता है, हम बात कर रहे हैं बोरोन फैमिली की। बोरोन फैमिली में क्या आता है, मैं सेकंड ऑप्शन में यहां लिख देता हूं बोरोन फैमिली, और यहां क्या लिख देंगे, जो फर्स्ट एक्सेप्शन है क्या होगा, साइज ऑफ नोबल गैस, नोबल गैस का साइज हो गया, हाँ बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में क्या होगा, जैसे हमें पता है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इन थैला, ऐसे लिखा था, सब्जियों वाली फैमिली है। होना क्या था, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होना था, है ना। बोरोन से साइज बड़ा एल्यूमिनियम का होना चाहिए, एल्यूमिनियम से गैलियम, गैलियम से बड़ा इंडियम, इंडियम से थैलियम का बड़ा होना चाहिए, साइज का ऑर्डर ये होना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या है, ये ऑर्डर नहीं है। जो रियल ऑर्डर है वो ये होता है, बोरोन से साइज बड़ा होगा गैलियम का, गैलियम से बड़ा होगा एल्यूमिनियम का, या इसके लगभग इक्वल मान लेते हैं, कई बुक इक्वल लिख देती है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, इंडियम का बड़ा होगा, और इंडियम और थैलियम के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो अब आप कहोगे जी सेल बड़ी तो साइज तो गैलियम का बड़ा होना चाहिए था, एल्यूमिनियम का गैलियम से साइज बड़ा कैसे हो गया, एल्यूमिनियम का क्या है, गैलियम से साइज बड़ा है। तो इसका कारण है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी सिखाया था कि गैलियम फोर्थ पीरियड में आता है। गैलियम कहां आता है, फोर्थ पीरियड में आता है, और फोर्थ पीरियड में इसके आगे क्या आती हैं, 10d इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जो डी की शील्डिंग पावर होती है वो पुअर होती है, और अगर अभी थोड़ी देर बताया पहले कि अगर शील्डिंग पावर पुअर होगी तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्या होगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज घट जाएगा। तो गैलियम का साइज कम क्यों हो गया, पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में समझा चुका हूं, मैं दोबारा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहां गैलियम का साइज कम होने का कारण क्या बताऊंगा मैं, डी कॉन्ट्रैक्शन कहूंगा,
ठीक है, पुअर डीशिल्डिंग के कारण हुआ। अब मैंने कहा था कि इंडियम और थेलियम का साइज लगभग बराबर या थोड़ा बहुत फर्क होता है इसका, तो यहाँ क्या आएगा, थेलियम से पहले क्या होता है 4f सीरीज आती है जिसे लेंथेनॉइड कहते हैं। इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, इसका साइज होता है लगभग बराबर या थोड़ा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड एक्सेप्शन था अभी कि गैलियम का साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो गया, होना क्या था, बड़ा चाहिए था। आ जाओ थर्ड एक्सेप्शन पे। एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं भी, याद रखना भी। अब देखो थर्ड एक्सेप्शन क्या है। थर्ड बात करते हैं हम, लास्ट लेक्चर में भी बताया था। अब जो मैंने ये कहा था कि पीरियड में इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो वो सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आपको मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं। आपका ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और ग्रुप 13 से लेकर 17 तक के एलिमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, यानी एस और पी ब्लॉक को, हेलोजन नोबल गैस को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो जो ट्रेंड था वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, यानी पीरियड में इधर की तरफ जो साइज डिक्रीज हो रहा है। अब बात करें थर्ड, मैं ये हटा रहा हूं भी, इधर ही लिख देता हूं थर्ड एक्सेप्शन की। तो थर्ड बात करूंगा मैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। अगर मैं बात करूं ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में क्या होता है कि जैसे आपको पता है 3D सीरीज क्या होती है, मैंने ट्रिक बता रखी है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, ये वाली थी। इसमें क्या होगा, अगर आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो तो साइज डिक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगी। आयरन, कोबाल्ट, निकल में जो रेडियस है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कॉपर और जिंक में जाकर रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ये ट्रेंड आता है। ठीक है, तो अब आप कहोगे जी ये कैसे, कोई रेगुलर ट्रेंड तो नहीं है, ये क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, कारण क्या है इसका, रीजन सुनो। रीजन क्या होगा, अब एक बात ध्यान रखना, ये प्रैक्टिकल डेटा है भी, हमें ये इसकी साइज बता दिया, उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं भी ये ऐसा हुआ है तो ये क्यों हुआ है। पहले हमारे पास डेटा आ गए हैं, उसके बाद में ये प्रैक्टिकल डेटा है, उसके बाद में हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फिर रीजन हम सोचते हैं भी ये हुआ होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब बात करते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आउटर सेल है। आउटर सेल क्या होता है, इसमें आपको पता है 4s होता है, और इलेक्ट्रॉन किस में भरे जा रहे हैं, n-1 d में भरे जा रहे हैं, यानी यहां पर n है तो यहां पर क्या होगा, 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। ठीक है, आउटर सेल कौन सी है, 4s है, इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं 3d में। ये आउटर सेल है तो इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, अंदर वाली सेल में भरे जा रहे हैं, यहां पर 3d में भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आउटर सेल में मान लो कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मैं इसमें ये क्रोमियम और जो कॉपर है, ये एक्सेप्शन आपको पता है, इसमें 3d5 होता है, इसमें 3d10 होता है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल है, इस कारण ये 2 एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो कि बाकी सब में क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या पाओगे कि इलेक्ट्रॉन कहां भरे जा रहे हैं, अंदर वाली सेल में भरे जा रहे हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा अंदर वाली सेल में, ये 3d सेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहां एक प्रोटॉन भी बढ़ेगा। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, बट इलेक्ट्रॉन क्या है अंदर वाली सेल में, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, यानी आपने जेड इफेक्टिव निकालने का तरीका सीखा था, तो उसमें क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा पे डिपेंड करता है। अगर प्रोटॉन बढ़ा तो जेड बढ़ा, प्रोटॉन बढ़ा तो जेड बढ़ा, और सिग्मा बढ़ा है तो सिग्मा क्या कर रहा है, इस रिपल्सन को शो कर रहा है। ठीक है, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी यहां शिल्डिंग होगी, या स्क्रीनिंग करने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे जाओगे, एक इलेक्ट्रॉन अंदर और आ गया, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉन भी आएगा, प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, यानी यहां अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लग रहे हैं।
बट फिर भी साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ क्या है, अट्रैक्शन रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, फिर आ जाओ वेनेडियम में। वेनेडियम में एक इलेक्ट्रॉन अंदर हो रहा है या प्रोटॉन अंदर हो रहा गया, प्रोटॉन के कारण अट्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन बढ़ा, फिर भी साइज घट रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फिर भी डोमिनेट कर रहा है ओवर रिपल्सन। ठीक है, फिर क्रोमियम आया, प्रोटॉन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन के कारण रिपल्सन भी बढ़ा, बट साइज घटा है। मतलब अभी भी क्या कर रहा है, जो अट्रैक्शन है वो रिपल्सन के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। ये कहां तक चलता जाएगा, मैग्नीज तक। मैग्नीज तक क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वो रिपल्सन पर डोमिनेट करता है। अब क्या आएगा आगे, आयरन कोबाल्ट निकल के केस में क्या होगा, यहां अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। अब यहां अट्रैक्शन हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अट्रैक्शन और रिपल्सन इक्वल हो गया, तभी तो साइज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यहां क्या मानेंगे कि अट्रैक्शन, जितना अट्रैक्शन बढ़ रहा है उतना ही रिपल्सन बढ़ गया। तो इस कारण से न तो साइज घट रहा है न बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ा तो साइज कम करने की कोशिश की, रिपल्सन बढ़ा तो साइज क्या कर दिया, उतना ही कर दिया। साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां अट्रैक्शन इक्वल किसके होगा, रिपल्सन के। अब क्या हुआ, अंदर इधर की तरफ जाएंगे, कॉपर और जिंक में आपको पता है डी पूरा भरा हुआ है, D10 है, इसमें भी D10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे भर गए। भर गए तो क्या हो गया, यहां रिपल्सन डोमिनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन किस पे डोमिनेट करेगा, अट्रैक्शन पे, जिसके कारण क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। ये रीजन है अभी। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, यहां क्या लिखूंगा, अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर रहा है ओवर रिपल्सन। ठीक है, यहां मैं क्या कहूंगा, अट्रैक्शन है वो इक्वल किसके होगा, रिपल्सन के। और यहां क्या हो जाएगा, रिपल्सन है, यानी शिल्डिंग इफेक्ट कहेंगे इसको, सिग्मा की वैल्यू है। ठीक है, जो सिग्मा की वैल्यू है वो क्या होगा, जेड की वैल्यू से ज्यादा होगी, यानी अट्रैक्शन से ज्यादा होगी। ठीक है, इस कारण से क्या हो गया, रिपल्सन ज्यादा है तो साइज बढ़ गया। यहां पर रिपल्सन और अट्रैक्शन ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कंपनसेट कर लिया, इसलिए साइज क्या है, कांस्टेंट है। और यहां पर क्या कर रहा था, अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, रिपल्सन लग रही थी, बट अट्रैक्शन है वो डोमिनेट कर रहा था, जिसके कारण साइज क्या हो रहा था, घट रहा था। तो ये रीजन है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये थर्ड एक्सेप्शन था। अब फोर्थ एक्सेप्शन पे आ जाओ। फोर्थ भी इसी में आता है। अब क्या होता है फोर्थ एक्सेप्शन में, हम जैसे यहां जाते हैं, स्कैंडियम है आपका, स्कैंडियम के बाद में क्या आता है, टाइटेनियम आता है। यहां पर एट्रियम आ गया, जिरकोनियम आ गया, यहां पे क्या आ गया, लेंथेनियम आ गया, और यहां क्या आ गया, होफनियम आ गया। अब क्या होगा, ये आपकी 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये क्या है आपकी 5D सीरीज है। अब इधर देखो, ये ग्रुप आपका थर्ड हो गया और ये ग्रुप कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। थर्ड में क्या होता है, आप स्कैंडियम से एट्रियम पे जाते हो तो साइज बढ़ता है, और यहां से लेंथेनम में जाते हो साइज बढ़ता है। रेगुलर ऑर्डर है क्योंकि सेल बढ़ रही है। ठीक है, बट यहां पर देखो, लेंथेनम के बाद में क्या आ जाते हैं, 14 लेंथेनोइड आ जाते हैं। लेंथेनोइड को मैं LN से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां से आगे वाले सभी में कि टाइटेनियम से जर्कोनियम में जाओगे, जाहिर सी बात है साइज बढ़ेगा। बट जर्कोनियम से होफनियम में जाने पे साइज बढ़ना चाहिए था, बट साइज क्या है यहां पर, कांस्टेंट है। यानी लगभग जर्कोनियम और होफनियम का क्या होता है, साइज इक्वल होता है। कंपटीशन में आ जाता है क्वेश्चन ये। तो ये क्यों होगा भी, साइज इक्वल क्यों हो गया। यानी मैं ये कह दूं, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। 4D सीरीज और 5D सीरीज का जो साइज है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो ये क्यों होगा, साइज इक्वल होने का रीजन क्या है, तो इनका रीजन हम क्या बताएंगे, आपको समझ आ गया होगा अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन वजह से मतलब कि यहां से लेंथेनम के बाद में 14 एलिमेंट है वो लेंथेनोइड होते हैं, यानी F सब सेल में, 4F सब सेल में भरे जाते हैं।
और F की स्क्रीनिंग पावर आपको पता है पुअर होती है। अगर स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी स्क्रीनिंग पावर पुअर है तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ेगी तो साइज घटेगा। तो साइज क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था यहाँ पे, बट हमें पता है एक सेल भी तो बढ़ गई, सेल बढ़ने के कारण साइज बढ़ना चाहिए था, बट पुअर शिल्डिंग के कारण क्या हुआ, साइज घटना चाहिए था। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या कर लिया, कंपनसेट कर लिया, इस कारण से साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, पुअर शिल्डिंग के कारण क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ी, साइज घटना चाहिए था, बट सेल बढ़ी है तो साइज बढ़ना चाहिए था। दोनों ने कंपनसेट कर दिया, जिसके कारण न तो साइज घटा न बढ़ा, यानी दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, तो रीजन क्या बताओगे, ये इक्वल क्यों होती है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यानी इसको छोड़कर, थर्ड ग्रुप को छोड़कर बाकी सभी में इधर की तरफ जाओगे तो साइज क्या हो रहा है, 4D और 5D का इक्वल है। क्यों है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, एक रीजन और बता देता हूं भी इसका। तो एक रीजन ये भी है कि आप टाइटेनियम से, मैं ये हटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने, एक रीजन ये है कि इसका 21 होता है, इसका क्या होगा, 37 होगा एटॉमिक नंबर, 37 नहीं 39 होगा, 18 जोड़ेंगे ना हम, 39 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब देखो इसका कितना है, 22 है, इसका 40 होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर तो 18 और फिर 18 जुड़ा है, यहां पर 18, यहां पर क्या जुड़ेगा, 32 जुड़ेगा, क्योंकि यहां पर लेंथेनॉइड भी तो आ जाते हैं। यहां 18 जुड़ा, यहां 32 जुड़ा, 32 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से यहां पर प्रोटॉन कितने बढ़े, 18, यानी न्यूक्लियर चार्ज 18 यूनिट बढ़ा है, और यहां से यहां पर न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ गया, 32 यूनिट बढ़ गया। अचानक से 32 यूनिट बढ़ा चार्ज, तो उसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज इतना बढ़ा है तो अट्रैक्शन भी तो बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज कम होगा, और सेल बढ़ने के कारण साइज बढ़ेगा। इस कारण से क्या हो गया, जर्कोनियम और हाफनियम का दोनों ने कंपनसेट कर लिया और साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये रीजन हो गया इसका भी, इस तरह से भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या थी, 4 एक्सेप्शंस थी। अब बात करते हैं हम आयनिक रेडियस की। ठीक है, हाँ, आयनिक रेडियस में क्या होगा, आयनिक रेडियस दो तरह की होती है अभी, एक होती है कैटायनिक और एक होती है एनायनिक। ठीक है, कैटायनिक मतलब इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में जो कैटायन बनेगा, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में क्या बनेगा, एनायन बनेगा। तो एनायनिक रेडियस कौन सी होगी। अब देखो कैटायनिक रेडियस को समझो पहले। आयनिक रेडियस समझ गए होंगे ना, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज नोन एज आयनिक रेडियस। अगर एटम कहते हैं तो एटॉमिक रेडियस हो जाती है, आयन कहेंगे तो आयनिक रेडियस हो जाएगी। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बनेगा, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं सोडियम का। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो क्या होती है, 281। लास्ट सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा ये, है ना। तो इसकी क्या कहूंगा मैं, ये न्यूक्लियस है, इसकी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और तीसरी सेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर यह इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, अगर यह इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बचेगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक सेल ही खत्म हो गई, हट गई। यानी कैटायन का साइज होता है वो पेरेंट एटम, इसे मैं पेरेंट एटम बोल दूं, और ये क्या हो गया आपका, कैटायन हो गया। कैटायन पेरेंट एटम से कैटायन में जाते हो तो एक सेल क्या हो जाती है, 1 सेल रिमूव हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो कैटायन का साइज होता है वो पेरेंट एटम के साइज से कम होता है, क्योंकि एक सेल घट गई। 2 रीजन दूंगा मैं इसके, एक तो क्या होगा, मैं यहां लिख देता हूं,
साइज रेडियस ऑफ कैटायन कर देता हूं मैं, रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगी, रेडियस ऑफ कैटायन क्या होगी, लेस देन होगी रेडियस ऑफ पेरेंट एटम की। इससे लेस क्यों हुई, रीजन क्या होगा इसका, पहला रीजन क्या लिखोगे, एन डिक्रीज हो गई यानी एन घट गई, एक सेल घट गई। दूसरा रीजन क्या लिखोगे, अब देखो पहले तो क्या थे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब जैसे ही Na+ हुआ तो प्रोटॉन तो 11 के 11 हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो, पहले तो यहां पर 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, ठीक है। अब यही मान लो कि 11 यहां अंदर बंदे खड़े हैं और वो 11 बाहर कोई व्यक्ति खड़े हैं, उनको खींच रहे हैं। अब क्या हुआ, अंदर तो 11 है, बाहर 10 है, फिर उनको खींचेंगे तो अट्रैक्शन किस में ज्यादा लगेगा, अब बाहर 10 है मतलब बाहर कम हो गए, अंदर तो उतने के उतने हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी यहां 11 प्रोटॉन 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। वहां पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को कर रहे थे, ठीक है, तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, साइज कम हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं यहां जेड इफेक्टिव क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण साइज बढ़ जाएगा। ये दो रीजन है, साइज कम हो जाएगा। तो कैटायन का साइज क्या होता है, पेरेंट एटम से कम होता है, एक तो सेल कम हो जाती है, एक जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है अट्रैक्शन, क्योंकि प्रोटॉन उतने के उतने हैं, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी, ठीक है, मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं, ये हटा रहा हूं, जैसे जैसे क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी, साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। कैसे भाई, जैसे Fe2 पॉजिटिव है आपसे पूछ ले, और Fe यानी आयरन है, Fe2 पॉजिटिव है और Fe3 पॉजिटिव है, इनमें से पूछ ले कि आपका साइज बड़ा किसका होगा, तो जाहिर सी बात है Fe2 पॉजिटिव का होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमें आयरन का एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है, तो यानी 26 इसमें क्या है, प्रोटॉन है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इलेक्ट्रॉन कितने बचे, जेड ई रेशो देख रहे हैं हम, जेड ई रेशो देख रहे हैं। प्रोटॉन हमारे पास कितने हैं, 26 है इस केस में, और 26 ही इस केस में। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, 26 से कितने बच गए, 24 बच गए, इसमें 3 लूज कर दिए, 23 बच गए। अब जेड ई रेशो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, है ना। तो जितना जेड ई रेशो ज्यादा होगा, साइज उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये बात ध्यान रखनी है। यानी यहां 26 प्रोटॉन 23 को खींच रहे हैं, यहां 26 किसको खींच रहे हैं, 24 को खींच रहे हैं, तो यहां अट्रैक्शन ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो साइज घटेगा। ये बात आप ध्यान रखोगे। ये किस केस में हुई है, कैटायन के केस में। अब आ जाता है एनायन का केस। तो एनायन में क्या होता है, एनायन में तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा, उसमें लॉस कर रहा था, इसमें लेगा। अब देखो मान लो कोई एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन लिया, क्लोरीन में 17 आपको पता है एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन 17 है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है 18 हो जाता है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन कर लेता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो जैसे ये पहली सेल हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और यहाँ कितने थे, पेरेंट एटम की बात कर रहा हूं, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, अब क्या हुआ, ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, और ये तीसरी सेल होगी, साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये किसका है, ये हो गया, और ये हो गया। अब कारण क्या है, इसके भी 2 रीजन दूंगा मैं आपको। एक तो क्या है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां क्या होगा, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए, तो अट्रैक्शन क्या होगा, एक तो 17 को करे, एक 17 18 को अट्रैक्ट करे, अट्रैक्शन क्या होगा, यहां कम होगा।
अट्रैक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, साइज बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन नया आया है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और एक्सपेंड होगा तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जेड ई रेशो देखना चाहो तो वो भी देख लो। इसका जेड ई रेशो क्या होगा, जेड क्या है इसमें, पेरेंट एटम में 17 है और यहां पर क्या हो गया 17/18 हो गया, यानी ये क्या हो गया, घट गया। अगर जेड ई रेशो घटेगा, डिक्रीज होगा, तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो दो रीजन थे जो आपको समझ आ गए होंगे, एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, उस वजह से साइज इंक्रीज हो रहा है, एक जेड ई रेशो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइज इंक्रीज होगा। यानी एनायन का साइज होता है वो हमेशा ही क्या होता है, पेरेंट एटम से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं एनायन, कैटायन और न्यूट्रल एटम तीनों का कंपेयर करूं। अब जैसे एग्जांपल मान लो कि एक एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये ए प्लस में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ये कैटायन बन गया। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये ए माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब आपसे पूछ ले कि ए माइनस, ए और ए प्लस तीनों में से साइज का कंपैरिजन करना है, साइज बड़ा किसका होगा, तो जाहिर सी बात है एनायन का साइज बड़ा होगा, फिर पेरेंट एटम का होगा, और सबसे छोटा किसका होगा, कैटायन का साइज होगा। ठीक है, आप हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हो, H माइनस का H से बड़ा होगा और H प्लस से H का बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये कंपेयर कर सकते हो। यानी पहले सबसे बड़ा एनायन का साइज होगा, फिर पेरेंट एटम का होगा, और फिर क्या होगा, कैटायन का होगा। यह था साइज, एनायनिक और कैटायनिक साइज। अब आपसे पूछ ले कैटायन में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, तो आपको याद रखना है सीजियम में सबसे बड़ा कैटायन का साइज, मतलब सबसे बड़ा कैटायन है वो सीजियम है। सबसे छोटा कैटायन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है अभी, लार्जेस्ट कैटायन सीजियम है और स्मॉलेस्ट कैटायन क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, सीजियम आयन लार्जेस्ट कैटायन, हाइड्रोजन आयन स्मॉलेस्ट कैटायन है। आपसे पूछ ले लार्जेस्ट एनायन कौन सा है, तो लार्जेस्ट एनायन क्या हो जाएगा, आयोडाइड हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट एनायन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन एनायन को आप सबसे छोटा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, भी हाइड्रोजन में देखो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो यह एकमात्र ऐसा एनायन है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 2 हो गए और प्रोटॉन क्या हो गया 1 हो गया। मैं H माइनस के केस की बात कर रहा हूं। तो एकमात्र ऐसा एनायन है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो होता है वो 2 होता है। ठीक है, कंपटीशन में पूछ लेता है भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब बात करेंगे, लास्ट है, छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या लिखेंगे, दोज एटम और आयन which contain same number of electron, ये आयन अभी, which contain same number of electron are known as isoelectronic species, यानी जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेंगे, जैसे नाइट्रोजन से शुरू करते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। अगर यह 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो मतलब क्या हो जाएगा, इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। 7 कैसे होता है, 7 को ऐसे लिखो ना, मैं 2 पहली सेल में हो गए, 5 लास्ट सेल में हो गए। 5 है, अगर 8 हो जाए स्टेबल हो जाएगा। 8 होने के लिए क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले ले स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले ले स्टेबल हो जाएगा। नियोन होता है, ऑलरेडी 10 इलेक्ट्रॉन है, फुल 2 और 8 हमें पता है फुलफिल्ड है, स्टेबल है। इसके बाद में क्या आता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा। मैग्नीशियम होता है 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। एल्यूमिनियम होता है 13 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इनमें काउंट करो भाई,
तो मैं इनको ऐसे लिखता हूं कि मैं प्रोटॉन को ऐसे नीचे लिख देता हूं, एटॉमिक नंबर को इनका। मैं इनका Z यहां लिख रहा हूं, ये 7 है, इसका 8 है, इसका 9 है, इसका 10 है, इसका 11 है, इसका 12 है और इसका 13 है। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं सब में। इसमें 7 + 3 क्या हो गए? 10 हो गए। 8 + 2 क्या हो गए? 10 हो गए। 9 + 1 क्या हो गए? 10 हो गए। इसके 10 है। माइनस वाला क्या है कि माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो आप प्लस कर दो, एटॉमिक नंबर में इतने जोड़ दो। इसने ना लिए दिए तो 10 के 10 रह गए इलेक्ट्रॉन। इसमें प्लस है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जितना प्लस है वो माइनस कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जैसे इसमें 11 एटॉमिक नंबर है तो 1 प्लस है तो 1 माइनस कर दो, कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 10। इसमें से 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बच गए? 10। इसमें 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बच गए? 10। तो मतलब सब में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। और मैंने अभी कहा कि जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है। ठीक है, तो ये सारी के सारी क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज का अगर हमें कंपेयर करना हो तो हम क्या देख रहे हैं? Z रेशो देखेंगे। अभी बताया था मैंने Z रेशो क्या होता है, यानी Z एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। तो Z रेशो क्या आ जाएगा? इसका 0.7 आ जाएगा, इसका 0.8 आ जाएगा, इसका 0.9 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इसका 1.1 आ जाएगा, इसका 1.2 आ जाएगा, इसका 1.3 आ जाएगा। और मैंने ये कहा था कि Z रेशो के जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा तो जो रेडियस है वो क्या होगी? घटेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी इनके साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी ये इधर की तरफ बढ़ रहा है Z रेशो, तो साइज क्या होगा? घटेगा। दूसरा, आपको पता है कि यहां 7 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन अंदर 7 है, वो बाहर 10 बंदे हैं उनको खींच रहे हैं। और दूसरा क्या होगा कि 8 प्रोटॉन है, वो 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। ज्यादा इफेक्टिव अट्रैक्शन किस में होगी? खुद सोचो। अगर 10 इधर देखो, 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहां पर क्या होगा? 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहां पे अट्रैक्शन क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। बहुत ज्यादा होगी तो साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इधर की तरफ जाते हो तो साइज डिक्रीज होता जाता है। दूसरा, मैंने आपको यह भी बताया था कि साइज क्या होता है? एनायन का ज्यादा होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर केटायन का होता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ऑक्सीजन 1- है और ऑक्सीजन 2- है, दोनों में कंपेयर करवा दे तो नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा साइज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगेगी तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो Z रेशो बढ़ता है तो रेडियस घटती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको समझ आ गया होगा। ये था आपका भी एटॉमिक रेडियस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेना।